आखिरी जिसके लिए आरसीएम जाना जाता है, जिसके लिए आरसीएम को करना चाहिए, सबसे खूबसूरत चीज सुरक्षा यानी सिक्योरिटी। बड़े ध्यान से समझना आज इस कहानी को, शायद आपके हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आप और हम, हमारे पीछे एक परिवार है जिसको भारत सरकार सबसे छोटा परिवार मानती है। पत्नी, 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप। ये क्या सिस्टम है? इसको हमने सिस्टम मान रखा है। ये सिस्टम नहीं है, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। हमने क्या सिस्टम मान रखा है? हमारे दादाजी इस दुनिया में आए, उनके हमारे पिताजी हुए, पिताजी के बाद हम हो गए, हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे हो गए, उनकी शादी हुई, उनके बच्चे हो गए। ये सिस्टम नहीं है, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। आज थोड़ा सा उस जिम्मेदारी को समझते हैं। आपके घर में बच्चा होगा 5 साल, 8 साल, 12 साल, 14, 18, 20, 22, जो भी है। आपसे कोई आकर कहे ये बच्चा मेरे को दे दो, नहीं दो? नो। सीतामढ़ी वालों, आप में से कोई देगा? नहीं। नहीं देगा? नहीं। अच्छा, क्यों नहीं दोगे? अच्छा बच्चा है, अपना बच्चा इसलिए। अपना बच्चा इसलिए नहीं देंगे? आपको डाउट है कुछ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आप टेंशन मत लो, आपका ही है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, आपके दोगे क्यों नहीं? हम बताते, कारण है 3। आपको हो सकता है सोचने में टाइम लगे। पहला, जिसको आप नहीं जानते उसको अपना बच्चा कैसे दे दोगे? यस, सही बात। अनजान व्यक्ति को तो बच्चा नहीं दिया नहीं, जाता। yes। दूसरा, जब बच्चे के साथ हम ज्यादा दिन बिताते हैं तो हमारा देखना इमोशनल अटैचमेंट बढ़ता है। यस। जैसे कई बार क्या होता है, आप देखना, कई एक अप्रिय घटना घटती है। बच्चा इस दुनिया में आया और 6 महीने के बाद कोई बीमारी हो गई और इस दुनिया से चला गया, तो 2 साल तो माता पिता सदमे में रहते हैं, लेकिन 2 साल में सदमे से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा 6 महीने साथ था। लेकिन जब कोई ऐसी अप्रिय घटना आप पढ़ते हो पेपरों में, सुनते हो, देखते हो टीवी में, एक बच्चा 6 साल का तालाब के किनारे गया और डूब गया, ये भी बहुत अप्रिय घटना है, तो वो माता पिता 10-12 साल तक सदमे में रहते हैं, क्योंकि वो 6 साल साथ रहा। 6 महीने रहा तो 2 साल में सदमे से बाहर आ गए, लेकिन वो 6 साल साथ रहा तो इमोशनल अटैचमेंट बढ़ा, तो वो 12-13 साल में उस सदमे से बाहर आ जाते। लेकिन कोई एक अप्रिय घटना ऐसी भी घटती है, एक ही बच्चा था 26 साल का, बाइक से जा रहा था, सामने से अनबैलेंस ट्रक आ रहा था और बच्चे को कुचल गया। बच्चा अकेला था माता पिता का, 26 साल का। वो अप्रिय घटना माता पिता के दिमाग से तब तक नहीं निकलती जब तक वो इस दुनिया में रहते हैं, तब तक उस सदमे में ही रहते हैं। वो घूमता है दिन रात। क्यों? वो 26 साल साथ में रहा। ये दूसरा कारण है। तीसरा, क्या सामने वाला हमारे जैसा पालन पोषण करेगा? ये क्या गारंटी है? अब आखिरी प्रश्न, जिस लड़की से आपने शादी की थी, इसको भी तो किसी ने 20 साल पाला। यस। इसके माता पिता भी सोच सकते थे, इस व्यक्ति को मैं पहली बार नहीं जानता, दूं या ना दूं। यस। या ये मेरे जैसा पालन पोषण करेगा, ये क्या गारंटी? कोई गारंटी। जो आप सोचते हो मैं क्यों दूं अपना बच्चा, कभी इसके पिता भी सोच लेते। यस, सही बात। आपका क्या होता? सही बात। सोचो। यस। क्या होता? तुम्हारे वाले कुमारे रहता। कुआरे नहीं होते ही नहीं आप, क्योंकि आपकी मदर को भी नहीं देता कोई भी। तो हाँ, सही बात। ये तो परंपरा पूरी ही चलती, होते ही नहीं। यानी किसी ने अगर आपको अपनी बेटी दी है, ये पुरुष पर ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। ये ऐसा नहीं है कि शादियां हो गई। यानी कहा यह गया है, पत्नी की आंख में पति की वजह से कभी आंसू नहीं आना चाहिए। पत्नी को कार चाहिए, दिलाओ, फर्ज है आपका। पत्नी को बंगला चाहिए, बनवाओ, जिम्मेदारी है आपकी। अब हम क्या कहते हैं, महंगाई बहुत हो गई, क्या करें क्या करें क्या करें, शादी क्यों करी? उस समय मना करना था। और जिनकी नहीं हुई वो ध्यान रखते हैं। हाँ, या तो टेक्निकल जाने के बाद ही करना। नहीं, फिर ये नहीं है ना, क्या करें। जिस घर में
महिला की आंख से आंसू गिरता है ना, बड़े ध्यान से सुनना पुरुष वर्ग, हम बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं और कई बार हम बोलते हैं हम कमा बहुत रहे, बरकत क्यों नहीं हो रही। जिस घर में पत्नी की आंख से आंसू गिरता है उस घर से लक्ष्मी रुष्ट होकर निकल जाती है, उस घर में लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। आप कितना भी कमाओगे रुकेगा नहीं पैसा आपके घर में, क्योंकि इस पत्नी की आंख से आंसू गिरता है उस घर में। तो पत्नी की जिम्मेदारी ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरी, जिन बच्चों को इस दुनिया में लाए ये आपकी जिम्मेदारी है। 2 पाल सकते थे 2 लाने थे, 4 पाल सकते 4 लाने थे, 1 पाल सकते थे 1 लाना था, नहीं पाल सकते थे नहीं लाना था। ये तो आपके हाथ का कंट्रोल था। अब लोग क्या बोलते हैं, महंगाई बहुत है, फीस कौन भरेगा, फीस कौन भरेगा। अरे फीस नहीं भरेगा घर में, इनको क्यों भरा? ये आसमान से गिर गया इधर। ऊपर वाले में हमारा एक ही बच्चा है। तो बहुत लोग कई बार सफर में पूछते हैं, कल जब हम उदयपुर एयरपोर्ट पे थे, उदयपुर से हमारी दिल्ली की फ्लाइट थी, दिल्ली से कल दरभंगा थी, तो उदयपुर एयरपोर्ट पे ऐसी फैमिली की बात चली तो किसी ने पूछा परिवार में कितने लोग हैं, हमने कहा एक ही बेटा। बोले एक ही बेटा? हमने कहा एक ही बेटा है, एक ही पत्नी है। ये तो कोई सोचने जैसा प्रश्न नहीं है, एक ही है मतलब उसमें कहाँ हंसने जैसी? हंसना उस पे चाहिए कि हमारी एक और आपकी 2-3 है, वो तो हंसना कॉमन ही है ना मामला, ये हंसने का विषय। तो उन्होंने हमसे पूछा एक ही क्यों है बेटा, परिवार में एक ही बच्चा क्यों है? हमने कहा एक है तो एक ही है, क्या करेंगे? अरे बोले है क्यों? अरे हमने कहा क्या करें यार, हमें है एक ही है। बोले लॉजिक क्या है? हमने कहा जॉब के हिसाब से, हम जॉब में थे तो हमें लगता था हम इसको पालने वो बहुत बड़ी बात है। हमने कहा हमें नहीं पता था भविष्य में आरसीएम मिलेगा। तो वो 2 मिनट बाद हमसे पूछते हैं अगर आपको पता होता आरसीएम मिलेगा? तो हमने कहा फिर एक नहीं होता। बोले फिर क्रिकेट की टीम घर खेलती। हाँ फिर तो ये पालता ना। Yes. हम 1,05,000 टैक्स दे रहे हैं कि नहीं महीने का भारत सरकार को, फिर तो ये पालता। ये जिम्मेदारी है। आखिरी जिम्मेदारी जो माता पिता आपको इस दुनिया में लाए, और बड़े ध्यान से सुनना सीतामढ़ी वालों, ये सबसे इंपॉर्टेंट विषय है। एक मां जब बच्चे को इस दुनिया में लाती है ना, वो 1 मिनट के लिए भी नहीं चाहती उसका बच्चा उसकी आंख से दूर हो जाए। यहां विचार करना, आपको खुद पता होगा, हम कहेंगे नहीं, ये ओपन मैटर नहीं है। कितने लोग 24 घंटे में 10 घंटे अपनी मां के साथ रहते हैं? खुद सोच लेना, बहुत कम संख्या निकलेगी। ज्यादातर बच्चे शहरों में शिफ्ट हो गए, किस वजह से? इसके लिए, पढ़ाई भी तो इसी के लिए कर रहे हैं। अब वो शहरों में शिफ्ट हो गए, माँ अकेली गांव में। आपको क्या लगता है वो खुश है? नो। माँ दिन में कई बार रोती है आपको याद कर कर, और वो बोलती नहीं किसी को, वो एहसास भी नहीं होने देती। अरे आप किसी गाय को देखना, अगर गाय के सामने उसका बच्चा छिपा दो ना, वो गाय खूंटा तोड़ देती है बच्चे के चक्कर में। वो गाय भी चाहती है मेरा बच्चा मेरे को दिखता रहना चाहिए, ये माँ भी चाहती है। लेकिन हम सिर्फ इसके लिए, कोई पटना शिफ्ट हो गया, कोई सीतामढ़ी शिफ्ट हो गया, कोई मुजफ्फरपुर शिफ्ट हो गया, कोई दिल्ली शिफ्ट हो गया, कोई गुजरात चला गया, कोई बॉम्बे चला गया। हमारे बिहार के कितने लोग महाराष्ट्र में काम करते हैं, कितने लोग गुजरात में काम करते हैं, और माँ अकेली गाँव में है। हमारे यहाँ एक अमावस्या को पूजा होती है, अमावस्या को होती है। Yes. Yes. हमारे जो पितृ देवता होते हैं ना, बड़े ध्यान से सुनना सीतामढ़ी वालों, ये हमने इसीलिए कहा हम शास्त्रों से बहुत दूर हो गए, हम भूल गए इन सारी चीजों को। ये पढ़ाई के चक्कर में हम संस्कारों को एक साइड कर दिया। ये बच्चों को भेजने लगे आजकल कॉन्वेंट में। ये कॉन्वेंट वाला गाय नहीं समझता, ये काऊ समझता है। हाँ, इसको गाय वाय पता ही नहीं। इसको कहा बेटे गाय को, गाय क्या होती है, क्योंकि वो तो काऊ जानता है। इसको कभी कहो गाय को रोटी दे आ, तो ये जेंडर भी नहीं समझता। ये बैल को देके कह देता दे दी, दे दी, खा ली उसने। ये कॉन्वेंट की कहानी है। तो हमारे शास्त्रों में उल्लेख है ये कि हमारे यहाँ एक बार भगवान खुश ना रहे
तो भी तरक्की कर जाओगे, एक बार हमारे देवी देवता भी खुश न रहे तो भी आप तरक्की कर जाओगे। लेकिन अगर हमारे पितृ देवता नाराज हो गए, आप कभी तरक्की नहीं कर सकते, कभी तरक्की ही नहीं कर सकते। यानी कहा जाता है एक बार भगवान ना खुश हो जाएंगे चलेगा, देवी देवता भी ना खुश होंगे चलेगा, पितृ देवता ना खुश नहीं होने चाहिए, जिनके लिए अमावस्या को हम पूजा करते हैं। यानी माँ का खुश रहना जिंदगी में प्रोग्रेस की सबसे बड़ी निशानी है। और बहुत लोगों ने इसके चक्कर में माँ को छोड़ दिया। हम ये कहते हैं आरसीएम को स्टेज के लिए मत करो, सम्मान के लिए मत करो, पर इस चीज के लिए तो करो कि जीवन भर मैं अपने माता पिता के साथ रहूंगा, इतनी तेज आरसीएम करूंगा, मैं अपने माता पिता के साथ ही रहूंगा। नहीं तो क्या घटना घटेगी सुनना चाहते हो 1 मिनट में? आपके बिहार सिवान डिस्ट्रिक्ट का केस है, सिवान का। माता पिता, एक ही बेटा 5 साल का, गरीब माता पिता, पिता खेत में मजदूरी करते थे, 200 रुपए मिलते थे, बाकी को 300 मिलते थे, उनको 200 क्यों मिलते थे? उनका पैर खराब था। एक बार वो गिर गए थे चलते हुए, तो पैसे नहीं थे, तो ये जुड़ नहीं पाया, घर का ही लपेटा लपाटी करके वो गलत जुड़ गई, तो ये पैर काम नहीं करता था ज्यादा, तो उनको 200 रुपए मिलते थे। अब ये 5 साल का बच्चा, देखना कहां से आदमी के अंदर चेंज आता है, क्यों, कहां से क्लियर हो सकता है। जब वो शाम को आते थे, आपको पता है बिहार में प्यार से बच्चे को बबुआ बोलते हैं, वो शाम को आते थे तो वो बोलते थे बबुआ मेरा पैर दर्द कर रहा है, तुम दबाओगे? तो वो 5 साल का बच्चा दबाता था, तो उनकी आंख से आंसू निकल आते थे, बेटा धीरे दबाओ दर्द हो रहा है। तो वो मन मन सोचता था कि बाबूजी ने कहा मेरे दर्द हो रहा है पैर दबाओ, और मैं पैर दबाता हूं तो ये कह रहे हैं दर्द हो रहा है, तो ये कैसा दर्द है? वो समझ नहीं पाता था। जब वो पिताजी जब खेत में चले जाते थे मजदूरी करने, घर पता है कितना बड़ा था, 4 बल्ली लकड़ी की, उस पर एक छप्पर, चारों तरफ से छप्पर, बस ये घर था उस बच्चे का। तो वो अपनी माँ को कहता था माँ ये बाबूजी के क्या हो गया? तो माँ कहती थी बेटा पैसे न होने की वजह से ये पैर नहीं जुड़ पाया और अब जुड़ भी नहीं पाएगा। तो वो कहता था माँ मैं एक दिन इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि मेरे पिताजी को मैं काम नहीं करने दूंगा, मेरे पिताजी को मैं पैदल भी नहीं चलने दूंगा, मैं उनको बैठने वाली कार नहीं लूंगा, सोने वाली लंबी कार लूंगा। ये 5 साल के बच्चे का विजन देखना। तो माँ बोलती थी बेटा कहां से आएगा ये पैसा? माँ मैं पढ़ के बड़ा आदमी बनूंगा। बेटा पढ़ाई कैसे होगी? 200 रुपए में तो घर चलता है। बस वो फिर बच्चा भी कहता था माँ बस मैं यही सोचता हूँ मैं पढ़ूंगा कैसे, लेकिन मैं बड़ा आदमी बनने की ताकत रखता हूँ माँ, मेरे को सरकार पढ़ा सकती है क्या? तो एक दिन जब माँ ने उसकी बात सुनी तो माँ की आंख से आंसू आ गए। माँ ने पता क्या कहा? बेटा तेरी माँ पढ़ाएगी तेरे को, मैं लोगों के घर में बर्तन साफ करूंगी, पर एक बात मेरे से वादा कर, तू कितना भी बड़ा हो जाना पर ये बात अपने बाबूजी को नहीं बताएगा कि माँ ने मेरे को पढ़ाने के लिए बर्तन साफ किए, क्योंकि पति का एक विश्वास होता है पत्नी पे, वो टूट जाएगा हमेशा के लिए कि पत्नी भी पति को धोखा दे सकती है, मेरे को बिना बताए नौकरी कर ली। तो उस बच्चे ने कहा माँ मैं मर जाऊंगा पर ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब वो माँ जब वो बाबूजी मजदूरी करने जाते थे, माँ लोगों के घर में बर्तन साफ करती थी, उस बच्चे को पढ़ाती गई। जब बच्चा बड़ा हो रहा था तो माँ एक बार पूछती थी बबुआ बड़े आदमी बन के माँ को तो नहीं छोड़ दोगे? तो वो एक ही बात बोलता था माँ मैं एक बार दुनिया छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से तो मेरा जीवन है। लेकिन समय क्या बदलता है, बच्चा बड़ा होता गया, माँ पालती गई, पढ़ाती गई। एक दिन उसके पिता ने पूछा बेटा तुम स्कूल पढ़ने जाते हो, फीस कौन भरता है? अब उसको माँ का वादा याद आया, बताना नहीं। उसने कहा बाबूजी भारत सरकार दे रही है मेरे को। उन्होंने कहा तुम गरीब हो, पढ़ने में तेज हो तो हम पढ़ाएंगे। ये कह के उसने बात टाल दी। अब बच्चा जब बड़ा हो गया उसकी शादी हो गई। शादी के बाद वो इंजीनियर बन गया, छोटी मोटी नौकरी की, 3 बच्चे हो गए। तभी उसने एक फार्म भरा,
गुजरात अहमदाबाद का, 1 लाख की पहली नौकरी लगी उसकी बड़ी, अहमदाबाद। अब जब घर में बातचीत चालू हुई, पत्नी ने पूछा कब जाना है, कौन कौन, तो एक दिन बबुआ से उन्होंने पूछा, बेटा वादा किया था दुनिया छोड़ दूंगा, मां को नहीं छोड़ूंगा, तुम तो अहमदाबाद की तैयारी कर रहे हो। वो रो पड़ा, नहीं जाऊंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मेरे को ध्यान नहीं रहा मां, मैं छोटा था उस समय, मेरे को याद आ गया, मैंने वादा किया है आपको नहीं छोड़ूंगा। ये बात जब पिता को पता लगी, उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई चिंता मत करो, मैं विधायक साहब से कहकर ट्रांसफर जल्दी करवा लूंगा, लेकिन इतनी बड़ी नौकरी लगी है, इसके 3 बच्चे हैं, हम तो नहीं पढ़ा पाए इनको, इनकी अच्छा घर नहीं दिला पाए, लग गई तो रोको मत। लेकिन माँ फिर कुछ नहीं बोली। माँ ने कहा बबुआ मैं बार बार नहीं कहूंगी, बस अपना वादा भूल जाओ तो तुम जानो, याद रखो तो तुम जानो। सिवान स्टेशन से जब उसका टिकट था, माँ भी छोड़ने आई, माँ की आंख से लगातार आंसू निकल रहे, वो बच्चा भी देख रहा। बाबूजी ने कहा क्यों रो रही हो तुम? मैं मेरे से वादा किया था इसने। बबुआ क्या वादा हुआ था? अब वो ये भी नहीं बता सकता क्योंकि उसने माँ से वादा किया, मैं नहीं बताऊंगा कि आपने मेरे को पढ़ाने के लिए लोगों के घरों में झूठे बर्तन साफ किए। वो रो पड़ा, नहीं बाबूजी कोई नहीं, बस माँ को अच्छा नहीं लग रहा, मैं दूर जा रहा। नहीं बबुआ बताओ क्या कहा था? कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं दुनिया छोड़ दूंगा। आज माँ को छोड़ रहा हूं, मैं क्या दीवारों से बात करूंगी? तुम्हारे बाबूजी घर नहीं रहते, मैं किसको बुलाऊंगी? देख लो मर्जी है, जाओ, मैं नहीं रोकूंगी आज सुबह। वो बोलता है माँ मैं ट्रेन छोड़ दूंगा। बाबूजी बोले देखो जाते हुए कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसने कहा माँ मैं एक वादा करता हूं, पिताजी कह रहे हैं ना बहुत जल्दी मेरा ट्रांसफर करवाएंगे, विधायक साहब अपने एक रिश्तेदार के मिलने वाले, लेकिन मैं महीने में 2 बार आऊंगा, ये मैं वादा करता। बबुआ मैंने सुना है बच्चे बाहर जाके माँ को भूल जाते हैं, देखना ये वादा तो नहीं भूल जाओगे, पहला तो तुम भूल गए कि नहीं जाऊंगा। वो चला गया। जाते ही जब बात हुई उस फैक्ट्री में, तो उस फैक्ट्री के मालिक की 4 फैक्ट्रियां, एक भारत में अहमदाबाद और 3 भारत के बाहर, और वो ज्यादातर भारत के बाहर रहते थे। तो उन्होंने कहा देखो बेटा नौकरी तो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं, 1 लाख नहीं जितना कहोगे मैं 1.25 लाख भी दे दूंगा, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी फैक्ट्री की रहेगी। मैं विदेश रहता हूं, लेकिन तुम साल के पहले छुट्टी नहीं ले सकती, ये पहले सोच लो। उसने बाबूजी को फोन किया, क्योंकि मां से तो महीने का 2 बार का वादा करके आया। बाबूजी को फोन किया, बाबूजी 1 साल के बाद मिलेगी नौकरी, मैं आ रहा हूं वापस। नहीं बेटा तुम करो एग्रीमेंट साइन कर दो, मैं वादा करता हूं मैं जल्दी विधायक साहब से बात करके बुलवा लूंगा, लेकिन इतनी बड़ी नौकरी मत छोड़ना बेटा, नहीं मिलती नौकरी। उसने साइन कर दिया। 1 महीने बाद माँ ने पूछा बबुआ का कोई आने की सूचना? हाँ थोड़ा काम ज्यादा है, आएगा आएगा। नहीं आएगा। जो बच्चे माँ को छोड़ के चले जाते नहीं आते, मैंने बहुत सारे बच्चों को समझा है। नहीं नहीं ऐसा मत सोचो, आएगा। अगला महीना पूछा बबुआ की कोई सूचना? आएगा जल्दी आएगा। माँ को ये लगने लगा अंदर अंदर बबुआ नहीं आएगा, धोखा दे दिया। अब वो अंदर अंदर बीमार रहने लगी। अब उस बीमारी का कोई पैमाना नहीं। जब जांच कराएं, जांच में कुछ नहीं आता। मां अंदर अंदर टूट गई, पतली होती चली गई। एक दिन बबुआ को फोन किया, बेटा मां बीमार रहने लगी, खाती भी कम है, सोचती ज्यादा है, बोलती भी कम है, क्या करें? बाबूजी मैं 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहा हूं, आप पटना अच्छी जगह दिखाओ, नहीं तो दिल्ली दिखाओ। पटना दिखाया गया बड़े डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने एक ही बात कही, इनको कोई बीमारी नहीं है, इनकी कोई पसंद की चीज कहीं दूर चली गई, वो जिस दिन वापस आ जाएगी ये खुश हो जाएगी। अब वो समझ गए बोला क्या है। बाबूजी समझ गए कि बबुआ ही गया है। 1 साल हुआ। जब वो एक दिन घर आए, मां पानी से भीगी हुई, बेहोश की हालत में लेटी हुई। उन्होंने पानी वानी पिलाया, थोड़ा छिड़का,
जब थोड़ी होश में आई, उन्होंने पड़ोसियों को पूछा, ये गिर गई, क्या हुआ? पड़ोसियों ने कहा, गिरी नहीं, ये सूरज से रो रही है और अपने बबुआ को याद करके रो रही है और ये आंसू से भीग गई, आंसू से। और ये आज नहीं रो रही, हमने आपको इसलिए नहीं बताया, ये मना करती है, ये रोज रोती है 3-4 घंटे। उन्हीं दीवारों को बात करके मेरा बबुआ कहाँ चला गया। और आज तो ये पसीने से नहीं, ये आंसू से भीग गई। जब होश में आई तो उन्होंने पूछा, तुम चाहती क्या हो, ये बताओ, तुमने आज तक क्यों नहीं बताया जब तुम्हें याद आती थी बबुआ की? उन्होंने कहा, क्या कहूं, धोखा दे गया, क्या याद करना है। लेकिन आखिरी बार में एक बार और तुमसे निवेदन करती हूँ, आज बबुआ को फोन लगा के आखिरी बार पूछो, अगर 2 दिन में मेरे से मिल के जाना चाहता है तो मिल जाए, और नहीं तो उसको कह देना माँ अब नहीं मिलेगी। ये बात जब उन्होंने फोन पे की, बबुआ का तो दिमाग काम नहीं किया। बोले, कैसी बात कर रहे हो बाबूजी, 2 दिन बाद माँ नहीं मिलेगी? बोले, बेटा आज उसने ऐसी बात कही, सुना तो कई दिन से था वो रोती है, लेकिन आज बेहोश होगी रोते रोते। बबुआ 2 दिन के लिए आ जाओ। बाबूजी मैं तुरंत आता हूँ। उसने तुरंत फोन किया एजेंट को, मेरा फ्लाइट का टिकट दो पटना का। उसने कहा, सर पटना का तो नहीं है, दिल्ली तक का मिल रहा है, मैं ले लूं? बोले, हाँ दिल्ली का लो, दिल्ली से तत्काल ट्रेन में ले लो सिवान का। ले लिया। बाबूजी को फोन किया, बाबूजी मैं कल शाम तक सिवान आ जाऊंगा, माँ को कहो मैं आ रहा हूँ। जैसे ही उन्होंने सूचना दी, माँ तो खुशी से झूम उठी। उसको ऐसा लगा कोई बीमारी नहीं है। जैसे सुना कि बबुआ आ रहा है 2 दिन में, अब उस बच्चे से गलती पता क्या हुई? जब उसने माँ की सूचना सुनी, वो अपने बॉस को ये नहीं कह पाया कि मैं बिहार जा रहा हूं। जब एयरपोर्ट आया तो उसको ध्यान आया, मैंने बॉस को नहीं बोला। उसने एयरपोर्ट आके फोन करके बोलता है, सर मैं माफी मांगता हूं, मेरी माँ की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं समझ नहीं पाया आपको कहने की। माँ सर मैं 4 दिन के लिए जा रहा हूं, 2 दिन बाद मैं रुकूंगा, 2 दिन आने जाने के, मैं 4 दिन में आ जाऊंगा। और सर मैं जिम्मेदारी लेकर आया हूं मेरे जूनियर को, फैक्ट्री को नुकसान नहीं होगा सर। अगर फैक्ट्री को 1 भी रुपए का नुकसान होगा सर, मेरे पूरे साल का पैकेज मत देना। लेकिन सर मना मत करना, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। बॉस को भी गुस्सा आ गया। अब बॉस हो, वो बोला तुम पागल हो, तुम्हारे पिता है ना, तुम 4 दिन नहीं रुक सकते थे? तुमने फैक्ट्री किसी को भी सुपुर्द कर दी, खरबों की फैक्ट्री है। अरे तुम इतने बड़े लेवल पर हो, तुम्हें इतनी तो समझ होनी चाहिए कि मैं मेरे सीनियर को बोलूं या नहीं। वो बोलता है, सर मैं माफी मांगता हूँ, मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैं थोड़ा सा माँ के सदमे में सोच नहीं पाया। लेकिन सर मना मत करना, नहीं ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है, ये पहली की है। जा रहे हो तो चले जाओ, वापस फैक्ट्री में मत आना, या 4 दिन रुको, मैं तुम्हें 10 दिन की छुट्टी दूंगा, लेकिन मेरे आने के बाद जाना। अब ऐसी सिचुएशन थी उसके सामने, एक तरफ माँ थी, एक तरफ कैरियर था। उसने फिर बाबूजी को फोन किया अहमदाबाद के एयरपोर्ट से, बाबूजी क्या करूं, नौकरी छोड़ दूं? नहीं बेटा पागल हो तुम, तुम्हारी गलती है, तुमने अपने मालिक को नहीं बताया, घर चले आए, अरबों की फैक्ट्री है। रुको बेटा 4 दिन रुको, 1 साल समझाया ना, मैं 4 दिन और समझाऊंगा तुम्हारी माँ को, लेकिन 4 दिन बाद तो आ जाओगे? हाँ बाबूजी। अगली शाम आई तो माँ ने पूछा, बेटे को लेने मैं भी स्टेशन चलूंगी। जैसी ये लाइन कही, पिता की आंख से आंसू झलक गए। वो माँ समझ गई ये फिर धोखा हो गया, नहीं आएगा, नहीं आएगा। माँ ने कहा, बबुआ नहीं आ रहा? नहीं 4 दिन बाद आएगा। नहीं गलत, साल हो गए 4 दिन करते हुए, नहीं आएगा, मैं जानती हूं। भूल गया माँ को वो, लेकिन उसको अब कह देना मैं भी उसको भूल गई। और रात के 11 बजे माँ ने अपना शरीर छोड़ दिया। उसी रात को 11 बजे, ये शाम के 7 बजे का वाकया था। बाबूजी ने फोन किया, बेटा अब 4 दिन बाद नहीं, जब इच्छा हो तब आना। क्यों हुआ बाबूजी? माँ नहीं रही। क्या लगता है माफ कर पाएगा वो कभी अपने आप को?
क्या ये माँ उसको कभी माफ कर पाएगी? जिन पितृ देवताओं की वजह से हम आगे बढ़ते हैं, उस माँ को आखिरी कंधा नहीं दे पाया, आखिरी कंधा नहीं दे पाया। और उसके बाद नौकरी छोड़ दी उस बच्चे ने, अगले दिन ही छोड़ दी। आ भी गया, कंधा तो नहीं दे पाया, लेकिन उसके बाद नौकरी पर नहीं गया और आरसीएम में ज्वाइन हुआ। 3 महीने में रॉयल्टी पहुंचा, 3 महीने। पिछली बार पटना आए वो हमारी मीटिंग में, तो हमने पूछा उनको, हमने कहा तुम पढ़े लिखे हो, जो स्थिति होनी थी वो हो गई, तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? जवाब था, बोले सर माँ को तो खो चुका था, एक दिन मैं पिता को भी खो देता। अकेले वो क्या दीवारों से बात करते, माँ तो चली गई, सर मैं आरसीएम करूंगा, तेज गति से करूंगा, 3 महीने में रॉयल्टी पर। उसको कारण मिल गया, अब पिता को नहीं छोड़ूंगा, माँ को तो छोड़ चुका। हम किसी प्रोफेशन के ग्रोथ में नहीं है। बहुत लोग कई बार आपसे भी बोलते होंगे, हमसे भी बोलते हैं कि आप इतना गर्व क्यों करते हो आरसीएम पे। आज हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, उसके बाद मीटिंग को एंड कर रहे हैं। मान लो आप आईएएस बन गए, आपकी सैलरी 3 लाख है, लाल बत्ती की गाड़ी मिली है, सिक्योरिटी गार्ड है, पत्नी को भी ड्राइवर कार मिली है, माली मिला है, रसोई बनाने वाला मिला है, सब है, 3 लाख सैलरी है। भगवान ना करे ये घटना तो घटेगी। एक ही कड़वा सच है, जो आया है वो जाएगा। और ये उम्र फिक्स नहीं है, 60 70। आज स्थिति है 20-22 साल में ये स्थितियां घट रही है, 25 साल में घटनाएं घट रही है, 30 साल में। मान लो ये चला गया, जाना सबको है, हमें भी जाना है। आरसीएम के अलग भी सोचते हैं और आरसीएम के साथ सोचते हैं। हम चले गए, ये पद खाली हो गया, यस, पद खाली हो गया, यस, ये तो खाली हो गया ना यस, आईएएस का पद। यस, खाली हो गया सर। इस परिवार में से इस पद पे किसको बैठाया जाएगा? किसी को भी क्यों नहीं। नहीं बैठाया जाएगा? कहा नहीं आपकी डिग्रियां, आपके 3 नंबर के चश्मे लग गए, आप 18 घंटे पड़े हो आईएएस बनने के लिए, क्यों नहीं बैठाया जाएगा? फिर हमें किस बात का गर्व है, किस बात का हम सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं इस भारत में? चलो नहीं बैठाया जाएगा, मानते, क्यों? माता पिता बूढ़े हैं, बच्चे छोटे हैं, पत्नी अनपढ़ है, नहीं बैठाया जाएगा, ठीक है। ये 3 लाख तो आएगा ना इस परिवार को? नो, ये भी नहीं आएगा। तो ये बच्चे 20,000 के स्कूल में पढ़ते हैं, महीने का 10,000 फीस है इन बच्चों का, दोनों बच्चों का 20,000 है, माता पिता का 30,000 का मेडिकल चार्ज लगता है, इनको बीपी है, शुगर है, हार्ट की बीमारी है। जब ये पैसा नहीं आएगा ना, तो ये बच्चे तो और भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ लेंगे सरकारी में, ये माता पिता तो मर ही जाएंगे, ये तो बीमारी से ही मर जाएंगे। इलाज कौन कराएगा? और फिर किस बात का गर्व है? लेकिन आरसीएम की ताकत देखना, गर्व भी होना चाहिए, हालांकि दर्द का और दुख का विषय भी है, ये हमारे सीनियर जानते हैं। एक सफायर जिस लेवल पर हमें, इसी लेवल पर छत्तीसगढ़ से स्वर्गीय रत्नेश जैन, 44 साल उम्र थी उनकी। यस, आप जो कहते हो ना कि उम्र 44 साल थी, मां पत्नी की 40 साल है, बेटी 11 साल की है, बेटा 5 साल का है, माता जी 75 की हैं, बाबूजी 80 के। और घटना बड़ी नॉर्मल थी, ये खड़े थे, बाइक वाले आए, बाइक थोड़ी सी टकराई, अनबैलेंस हो गए, गिर गए, बेहोश हो गए, हॉस्पिटल ले जाया गया। 48 घंटे बाद डॉक्टर ने कह दिया आई एम सॉरी। यानी सफायर का पद खाली हो गया? यस, नहीं, खाली हो गया। स्वर्गीय रत्नेश जैन जी इस दुनिया से चले गए। 1 महीने बाद कंपनी का फोन आता है सुबह जैन को, मैडम बहुत दुख के साथ ये कहा जाता है कि इस अभियान का एक बड़ा सिपाही हमने खो दिया, इसके लिए हमें भी दुख है, पूरे आरसीएम परिवार को दुख है, लेकिन आप चिंता मत करो, आरसीएम परिवार आपके साथ है, आप अपना ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो। अगली लाइन क्या बोली? मैडम पेपर कंपनी को मेल करो, क्योंकि जो पद खाली हुआ है इस पद पर अगले महीने कंपनी आपको बैठाएगी। और अगले महीने ने सुबह जैन को सफायर घोषित कर दिया। सफायर 8 से 10 लाख पर मंथ होती है, आज सुबह जैन 10 लाख महीने का जाता है। इस बच्चे को नहीं पता अभी, शायद रत्नेश जैन जी की यहाँ कभी फिजिकल मीटिंग नहीं हुई होगी। नहीं हुई, नहीं हुई। पता है क्यों नहीं हुई? कारण समझना चाहते हो? ये बच्चा उनको जाने नहीं देता था। सफायर वो बच्चे के इस दुनिया में आने के पहले बनी,
ज्यादातर बच्चे माँ को प्यार करते हैं, ये बच्चा माँ को कम प्यार करता है, ये पिता को ही प्यार करता था। ये जब वो घर से मीटिंग के लिए निकलते थे, ये पैरों में लिपट जाता था और बहुत रोता था और एक ही बात बोलता था, पापा आप मेरे को छोड़कर नहीं जाओगे, मीटिंग देने मम्मी चली जाएगी, पापा आप नहीं जाओगे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके बगैर जी नहीं सकता पापा। पता नहीं वो बहुत प्यार करता था बचपन से, वो मीटिंग के लिए जाने नहीं, इसलिए वो कभी भी फिजिकल मीटिंगों में नहीं आते थे। जब इनकी सब आया घर तो हमारे यहाँ रात को अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। जब ये लेटे हुए थे तो ये बच्चा इतना आज भी सिंपल सादा है, वो पूछ रहा है, माँ पापा ने आज क्या खा लिया जो सो गए गहरी नींद में, मेरे साथ खेलेंगे नहीं आज? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला पापा को, नाराज क्यों हो गए मेरे से? जब लगा 5 साल का बच्चा है, कहीं सदमा ना हो जाए, तो बच्चे को उसी समय शिफ्ट कर दिया गया अलग। आज भी इस बच्चे को रत्नेश जैन जी का नहीं पता, क्योंकि हमारे घर में जब अचीवमेंट मिलता है तो वो तस्वीरें लगी रहती हैं। तो आज जो आखिरी तस्वीर लगी जिसपे माला तो उनकी कई तस्वीरों पे आखिरी लगी, आज भी ये पूछता है अपनी मम्मी को, उस मम्मी का सीना देखना कितना मजबूत करती होगी। आज ये दिन में 2 बार पूछता है, मम्मी ये सम्मान कब मिला था पापा को? बोल नहीं पाती, मिला था बेटा। मम्मी पापा कब आएंगे घर? आज भी नहीं पता उसको। तो मम्मी बोलती है, बेटा आरसीएम की बहुत दूर मीटिंग करने गए, जल्दी आएंगे। उसको नहीं पता कितनी दूर चलेगा जहां से कोई वापस नहीं आता। अच्छा, उसको इसलिए नहीं बताया जा रहा कहीं सदमे में न चला जाए, छोटा है, हो सकता है बड़ा होके बताया जाए। लेकिन आज भी अभी वहां एनिवर्सरी में मिला तो हमसे पूछ रहा था, दिनेश सर मेरे पापा मिले कहीं आपको? हमने कहा बेटा मिले, आएंगे। बस हम बात एंड कर रहे हैं, एक बार आखिरी बात हम कहते हैं आरसीएम के लिए पत्नी से भी मत पूछना, पति से मत पूछना, माँ से मत पूछना, पिता से मत पूछना, किसी से मत पूछो, रिश्तेदार और दोस्त तो बहुत दूर की बात है। एक दिन अकेले, आज ही रात में अकेले रूम में बैठो, अपने दिल से पूछो कि मेरे बाद इस परिवार को स्वर्गीय रत्नेश जैन जी की तरह क्या आरसीएम की जरूरत है? दिल कहे है, आत्मा कहे है, करना कभी छोड़ना मत। और आपका दिल और आपकी आत्मा कहे कि मेरे बाद इस परिवार को स्वर्गीय रत्नेश जैन जी की तरह आरसीएम की आवश्यकता नहीं है, आप इसको नहीं करें। आपने हम सबको सुना, हम आपका आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दिनेश सर, थैंक यू। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। आज का मीटिंग बहुत जबरदस्त रहा। आज दिनेश सर ने सभी को रुला दिया और गजब का प्रोग्राम रहा। क्यों क्लियर हो गया? वाई क्लियर हो गया, क्यों आरसीएम करना चाहिए। थैंक यू दिनेश सर, थैंक यू।